देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आपका स्वागत है। 3 मई तक हिंदुस्तान लॉकडाउन है। सख्ती इतनी कि घरों के बाहर कदम रखना मुश्किल है। हर चौक चौराहे पर पुलिस का जबरदस्त पहरा है ताकि हम सब सुरक्षित रहें। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लॉकडाउन का कड़े कायदों का पालन कराने में जुटी हुई हैं। बावजूद इसके कर्नाटक में एक VIP शादी हुई, धूमधाम से हुई, तामझाम के साथ हुई। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां धज्जियां उड़ाई गईं। दावे तमाम होते रहे लेकिन सब बेबुनियाद ही नजर आते हैं। अब ऐसे में देश तो ये पूछेगा कि क्या VIPs के लिए नियम कायदे अलग हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लिए कायदे अलग? ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई अफसर की चिट्ठी लेकर पिकनिक मनाता है और वहीं कोई बंदिशों को धता बताकर बैंड बाजा बारात लेकर बेटे की शादी करवाता है? रोटी के जुगाड़ और इंतजार में गरीब सड़क पर आए तो हाय तौबा, और नेता बैंड बजाए तो सब खामोश। क्या कर्नाटक की शादी लॉकडाउन की बर्बादी नहीं है? क्या सलमान खान ने ऐसे ही लोगों की तरफ इशारा किया है जिनकी बदौलत लॉकडाउन लंबा जाएगा? क्यों ना इन्हें भी जमाती पुकारा जाए? क्या जिम्मेदार वो सरकार भी है जिसने शादी को मंजूरी दी? इन्हीं तमाम सवालात पर होगी आज की अड़ी। अपने खास मेहमानों के साथ बातचीत शुरू करें उससे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। लॉकडाउन वो क्या होता है? हम राजनेता हैं, हम पहले वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, हम पुराने वाले प्रधानमंत्री थे। मजाल है जो हमें लॉकडाउन में शादी करने से रोक दिया जाए। हमारा काम है कानून बनाना, लेकिन पालन करना जनता का काम है। कुछ ऐसी ही सोच के साथ ये चंद तस्वीरें सामने आई होंगी जहां बैंड है, बाजा है, बाराती है, घराती है और तमाम तामझाम के साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी के बेटे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते की धूमधाम से फार्म हाउस में शादी हो रही है। जिम्मेदार कौन कौन है ये आप तय कीजिए। हमारा काम है सवाल पूछना और वो हम जरूर पूछेंगे, क्योंकि शायद ऐसे ही लोगों के लिए ही बॉलीवुड के भाईजान तक को कहना पड़ा कि हिंदुस्तान लंबा फंसेगा। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। हिंदुस्तान में कोरोना ग्राफ बढ़ते बढ़ते 13,000 पार कर चुका है। मौत का आंकड़ा 450 को पार करने वाला है। बावजूद इसके सब बेफिक्र हैं। कुछ उदाहरण और देखिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मध्य प्रदेश के इंदौर, राजस्थान के टोंक और पंजाब के पटियाला में पुलिस पर, डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। क्या इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? आहत बॉलीवुड के भाईजान भी खूब हुए। ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? 3 मई तक भारत में लॉकडाउन है। एक बड़ा तबका है जो इसके लिए सिर्फ तबलीगी जमात को जिम्मेदार मानता है। महिला रेसलर बबीता फोगाट भी यही कह रही हैं। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तबलीगी जमात के खिलाफ बबीता के बयान और ट्वीट पर बवाल मचा है। कुछ लोग उनके समर्थन में हैं तो कुछ उनके खिलाफ खड़े हो गए।
पर इंदौर में जो घटना हुई वो हैरान करने वाली है। 5 लोग क्वारंटीन सेंटर से भाग गए, 4 पकड़े गए, सभी पॉजिटिव हैं। पकड़े गए लोग तबलीग की जमात से संबंधित हैं। अब अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी तो सवाल भी खड़े होंगे कि आखिर कौन है वो जमात जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो लॉकडाउन की लकीर लंबी कर रही है। जगहें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, लेकिन नहीं बदल रहा तो गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों है ऐसा? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। मौलाना वजाहत कासमी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। इलियास शराफुद्दीन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। एक्टर गजेंद्र चौहान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे और मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, वो भी एक एक्टर हैं। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, कर्नाटक के हावेरी से ये तस्वीरें हैं जहां लोग मनाही के बावजूद नमाज पढ़ने के लिए यहां पहुंचे और उसके बाद पुलिस को उनके साथ सख्ती करनी पड़ी, क्योंकि यहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और उन्होंने पुलिस की कही हुई को माना नहीं। लिहाजा पुलिस को यहां पहुंचने के बाद जबरन उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना पड़ा। और हद यह है कि यहां पर पुलिस को आपके ऊपर इसलिए डंडे चलाने पड़ रहे हैं ताकि आप महफूज रहें, ताकि आपकी जान बची रहे। क्या अब हम अपनी जान को लेकर भी संजीदा नहीं रह गए? हर शुक्रवार को यह डर लगा रहता है कि इस बार पता नहीं देश के किस हिस्से में आज फिर से नमाजी जुटेंगे। मना करने के बावजूद, बड़े बड़े धर्म गुरुओं की तरफ से यह कहा जाने के बावजूद कि आप ऐसा ना करें, इस समय यह करना ठीक नहीं है, बल्कि ये करना एक तरीके से कुदरत के नियमों के खिलाफ है, उसके बावजूद लोग यहां पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हमसे बड़ा धर्मावलंबी कोई नहीं है। और इसमें देखें, न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। तस्वीर देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ एक लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करने के लिए कहीं पर पहुंचे हुए हैं और लोग उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये वो लोग हैं जो संक्रमण के इस दौर में भी ये नहीं समझ रहे हैं कि ये वायरस ये नहीं देखेगा कि आप यहाँ प्रेयर करने के लिए पहुंचे हुए हैं, शादी में पहुंचे हुए हैं, किसी के बर्थडे में पहुंचे हुए हैं। अगर आप बहुत करीब जाकर खड़े हो गए और एक से दूसरे में संक्रमण फैल गया तो ये बहुत तेजी से फैलने वाला और फिर बहुत आसानी से काबू में ना आने वाला संक्रमण है। ये लगातार समझाया जा रहा है, बावजूद इसके लोग क्यों नहीं मान रहे? सबसे पहले तो प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे ये शुरुआत करूंगा कि क्या कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में भी हमारा देश बटा हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर एक वर्ग है जो समर्थन करता भी, आप ही के पैनल में जो बैठे लोग हैं उसमें जमीयत का नाम लेते ही लोग उसके इस पर जो है स्यापा शुरू कर देंगे। जिस तरह से विवाह समारोह पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री विवाह समारोह आयोजित करते हैं, वहां पर प्रशासन में जिन लोगों ने उन पर कार्रवाई नहीं की वो कार्रवाई के पात्र हैं। कि आप जो है एक स्थान पर जब पूरा देश सोशल डिस्टेंसिंग मान रहा है, सड़क पर उतरने वाला लेबर जो है उसकी स्थिति ये है कि वो अपना एकाध जून कई बार उसको भोजन नहीं प्राप्त होता होगा, तभी वो सोशल डिस्टेंसिंग को स्वीकार रहा है। दूसरी तरफ आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आप सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं करते। बारंबार कहे जाने के बाद आप नमाज पढ़ने चले जा रहे हैं, बारंबार समझाने के बाद आप क्वारंटाइन सेंटर से भाग खड़े हो रहे हैं, बारंबार समझाने के बाद आप जो है जलसे करने पे आमादा हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करना ये प्रशासन का दायित्व है, चाहे जिस राज्य का प्रशासन हो। सलमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी, आपको इसमें नजर क्या आ रहा है? क्या कुछ लोगों को ये लगता है कि देखिए, हमारे सुख में, सुविधाओं में, हमारी एकता में, हमारी कौम के साथ उठने बैठने में, क्या कुछ एक लोग कोरोना के नाम पर दरकाव और डर फैलाने में लगे हुए हैं, लिहाजा आइए वो करें जो हमारा दिल करता है? देखिए, कोरोना पूरी दुनिया में फैला है और हिंदुस्तान एक वाहिद जगह है जहां इसको धर्म का नाम लिया गया। आप देखिए, अगर तबलीगी जमात पे इल्जामात लगते हैं, सरकार ने निजामुद्दीन एरिया में जहां मरकज है वहां स्क्रीनिंग की, वहां किसी भी मोहल्ले में किसी को भी अभी टेस्ट जो है पॉजिटिव नहीं करार दिया गया।
फिर तबलीगी जमात ने पूरे देश में कैसे किया, मैं उस पर भी सवाल नहीं करता हूं। मैं वो वाहिद आदमी हूं जिसने अपील की थी सबसे पहले कि किसी भी मस्जिद में आप नहीं जाइए, क्योंकि हमारे खाने काबा को अगर बंद किया गया दैट मीन्स कि पूरी दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं वो बंद होनी चाहिए, घरों में इबादत करिए, हमने बोला। लेकिन बात जो है, बात आप देखिए मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा है कि अगर कानून है वो सबके लिए बना है, गलती है वो सब कर रहे हैं। आपने कल देखा गुलबर्गा में, वहां एक कर्नाटका में एक टेंपल में कितनी हजारों की तादाद में भीड़ थी। मरकज का मसला तो मार्च 13 का मसला है, ये तो कल की बात है। आज जो आपने देखा इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी कानून का पालन नहीं करता है, लॉकडाउन का पालन नहीं करता है, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन जब डिबेट जो है, ये अभी जो एक रेसलर है, ये जो रेसलर है, इसने अभी बोल दिया कि तबलीगी जमात, तो आप एक पॉइजन क्यों स्प्रेड कर रहे हैं? मेरा आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि अगर मुसलमान सलमान निजामी साहब, आप यहाँ कहीं और का हैंगओवर लेकर तो नहीं पहुंचे हुए हैं। लेबरर्स का इशू है, जो घरों में एक एक कमरे में सलमान साहब, आप अपने दिमाग में कुछ पहले से लेकर तो नहीं आए कि आज मेरे को डिबेट में ये बोलना है? बेशक कोई सवाल पूछे जाएं, बेशक यहाँ धर्म को नाम कर कुछ ना कहा जाए। अगर हमको सर, अगर हमको कौम को लेकर कुछ कहना होता तो हम मुसलमान शब्द करते इस्तेमाल, जिससे हमको सख्त गुरेज है, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि तबलीगी जमात के लोगों की वजह से कौम को बदनाम नहीं करना चाहिए सर। दूसरे, ये मेरी किस्मत हो सकती है कि मैं वुहान पहुंच जाऊं लेकिन वहां से संक्रमण लेकर वापस ना आऊं, लेकिन क्या मुझको मौत के मुंह में पहुंचना चाहिए? आप ये साबित करने में लगे हैं कि देखिए वहां आसपास टेस्ट हुए, कोई पॉजिटिव नहीं निकला। क्या तबलीगी जमात के लोगों ने देश के दूसरे हिस्सों में जाकर संक्रमण नहीं फैलाया? आप क्या बात कर रहे हैं सर? मैं पूछ कुछ और रहा हूं, आप बात कुछ और कर रहे हैं। वजाहत कासमी साहब के पास में चलूंगा। कासमी साहब, क्यों ऐसा है कि कुछ लोगों से बात आम की करने पर भी इमली उत्तर मिलता है? इसकी वजह क्या है? मैंने साहब ये बात बोली आपको, मीडिया नहीं तो सब झूठी खबरें चलाई आपने। मीडिया, एक सेकंड कासमी साहब, बस इनकी बात का एक जवाब देकर आपके पास आ रहा हूं। कासमी साहब, ये मैं आपका देख रहा था। सलमान साहब, आपने एक ट्वीट भी किया था सदगुरु के यहाँ पे लोगों की गैदरिंग को लेकर, बाद में आपने उसको डिलीट किया ये कहते हुए कि देखिए मीडिया से ही मुझको पता चला। तो मीडिया ही जब आपको बता रहा है, मीडिया के ऊपर आप सुविधा से इल्जाम लगा देते हैं। मीडिया के बारे में जब आपको पल्ला झाड़ना होता तो आप कह देते हैं मीडिया से हमको पता चला था। देखिए साहब, अब हम क्या करें, हमको तो हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन मिल गई हो। तो ऐसे सुविधा से मीडिया को इस्तेमाल मत कीजिए ना सर। काज़मी साहब, मेरा सवाल यह था कि कुछ क्या हम लोग प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ बात करने लगे हैं इस समाज में, और कोरोना काल में ये बहुत खतरनाक है क्या? गौतम भाई, आपने जब ये बहस शुरू की तो आपने एक शादी समारोह का भी जिक्र किया और एक बर्थडे का भी जिक्र किया और साथ साथ एक नमाज का भी जिक्र क्यों किया। नजर नहीं आता ये? तो इसलिए मेरे जैसा आदमी तो कम से कम ये इल्जाम आप पर और आपके चैनल पर नहीं लगाएगा, चूंकि आप बहुत जिम्मेदारी से तमाम टीवी चैनल्स वाले, एक आध को मैं नहीं कहूंगा, हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो, मैं सबकी सफाई देने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन आपने कम से कम बहस जब से शुरू की है तब से आपने तीनों चीजों को बराबर रखा है। मैं इस पर आपको जवाब देता हूं कि आज के वक्त में कुछ अधिकारी भी, चाहे वो कर्नाटका में हो सकता है दिल्ली में भी हो, कुछ हरियाणा में, कुछ यूपी में, अधिकारी भी सरकार पर बोझ बन गए हैं। उनको ये तक अंदाजा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी राज्य सरकारों ने क्या आदेश दिया हुआ है, और ये चाहे वो नमाज के लिए गैदरिंग हो रही है, चाहे वो शादी के लिए हो रही है, वो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हो, ये पूर्व राष्ट्रपति हो, ये पूर्व मुख्यमंत्री हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बर्थडे किसके यहां हो रहा है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो रही है। इस इतने बड़े मर्ज में, इतनी बड़ी वबा में अगर अधिकारी ये नहीं देख रहे हैं तो मैं कहूंगा कृपया करके राज्य सरकारें और खासतौर से हमारे होम मिनिस्टर से मैं अपील करूंगा कि वो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। ऐसे अधिकारी जमीन का बोझ बन गए हैं जिनको ना ये नमाज दिख रही है, ना वो शादी दिख रही है, और ना वो बर्थडे पार्टी दिख रही है। दूसरी बात जो आपने अभी सवाल किया कि इसको मजहब का रंग दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने भी बबीता का ट्वीट देखा था और उनका एक वीडियो भी सुना था। ठीक है, वो उनका अपना निजी ख्याल है वो क्या कह रही हैं, लेकिन मैं आपको ये दूंगा कि ये जो मुस्लिम और हिंदू या इसमें कोरोना को लेकर के जितनी भी बातें हो रही हैं पूरे मुल्क में, अभी तक मेरे हिसाब से तो किसी
राजनीतिक आदमी ने या किसी टीवी चैनल ने इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश नहीं बिल्कुल। की। ये पैनलिस्ट जो इस मिजाज के आते हैं, ये खुद ही को हिंदू और मुस्लिम बताने लगते हैं और खुद ही इसको हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। एक तबलीगी जमात की बात शुरू से चल रही है, जैसा कि सलमान निजामी साहब ने कहा कि तबलीगी जमात से संक्रमण नहीं फैला। अरे मेरे भाई, पूरे देश के प्रशासन तो उसी के पीछे लगा हुआ है। कितने लोग, हजारों लोग पॉजिटिव आए हैं, कितने लोगों को 30,000 लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है। तो क्या हमारी सरकार बेवकूफ है? इस महामारी में भी और इस मरज में भी वो ऐसे ही हजारों लोगों को पॉजिटिव ले आएगी, ऐसे ही सबको क्वारंटाइन कर देगी? अल्लाह के लिए ऐसी बातें ना करें, बल्कि इन सबको सलाम पेश करें, डॉक्टर्स को, नर्सेस को और पूरे स्टाफ को सलाम पेश करें और पूरे प्रशासन को सलाम पेश करें कि इस महामारी में भी वो इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं। जब ये बातें कह रहे हैं, मेरे जैसे आदमी को आपकी हर एक बात से इत्तेफाक हो रहा है और मुझको लगता है सामान्य समझ वाले आदमी को इससे इत्तेफाक हो रहा होगा, लेकिन इस पूरे दौरान इलियास शराफुद्दीन साहब को मैं मुस्कुराते हुए देख रहा हूं। पहले तो उनके पास में जाने के पहले उनसे एक इल्तिजा ये कर लूं कि किसी को लेकर उनकी डिग्निटी के खिलाफ कोई बात मत कहिएगा सर, किसी को लेकर पर्सनल कोई आक्षेप मत कीजिएगा। जुमे के जुमे आपसे भेंट हो रही है और जुमे के दिन मैं ये समझता हूं कि गुड सेंस ज्यादा प्रिवेल करेगा, तो प्लीज लॉजिक की बातें कहिएगा, किसी के ऊपर पर्सनल हमले मत कहिएगा। आपको किन बातों पर हंसी आ रही थी सर, क्या आप समझाएंगे? मैं आपको पहली बात बता दूं, मेरी बड़ी बहन एमबीबीएस डॉक्टर है उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से, और इन हालात में कोरोना के पेशेंट्स के लिए और दूसरे पेशेंट्स के लिए दिन रात लगी है, बच्चों को, फैमिली को घर पे छोड़ के। तो डॉक्टर्स के ऊपर जो भी हमला करे, चाहे यूनियन मिनिस्टर अनंत हेगड़े क्यों ना हो, चाहे यूनियन मिनिस्टर अनंत हेगड़े क्यों ना हो बीजेपी का, या कोई भी, सबको अंदर डालो और जूते मारो और केसेस दायर करो। दूसरी बात, लॉकडाउन तोड़ने में नंबर 1 योगी आदित्यनाथ रहे हैं, जो रातों रात अयोध्या गए थे पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर मोदी जी के लॉकडाउन एनफोर्स करने के बाद। तो कोरोना फैलाने का पहला जिम्मेदार प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ है। तीसरी बात, अमित शाह ने 1800 लोगों को हरिद्वार से गुजरातियों को अहमदाबाद भेजा, उस दिन से पूरे गुजरात में केसेस बढ़ गए हैं। लॉकडाउन तोड़कर तीसरा जिम्मेदार अमित शाह है। आईएएस ऑफिसर आई है मध्य प्रदेश की अमेरिका से बगैर क्वारंटाइन के। अब आप वजीर तक पहुंच जाइएगा धीरे से। 70 लोगों को कोरोना लगा दिया, चौथी जिम्मेदार वो है। ये बातें खासमी आइए इसका जवाब मैं ले लूं, बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपने जो नाम लिए हैं वो जिम्मेदार लोगों के नाम लिए हैं, हुकूमत चला रहे लोगों के नाम लिए हैं। प्रेम शुक्ला साहब, ये अमित शाह जी की वजह से और योगी आदित्यनाथ जी की वजह से कोरोना फैला है, जरा जवाब ले लें, आते हैं आपके पास। देखिए, अनर्गल प्रलापों और प्रवंचकों के अनावश्यक स्यापों का क्या उत्तर हो सकता है? कौन सा विवेकशील व्यक्ति ये कहेगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कहीं से भी जो नियमावली है उसका कहीं से भी उन्होंने उल्लंघन किया है? एक अकेला पहला व्यक्ति है। आपको लगता है दिनेश जी कि उन्होंने नियमावली का उल्लंघन किया है? आपको लगता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के कारण फैला है और जमात के कारण जरा भी नहीं फैला? ये विश्वसनीय बात है क्या? तो प्रवंचकों के प्रलाप को सुनना ये लोकतंत्र में हमारी मजबूरी है, लेकिन उसका हम उत्तर दें इतने पागल नहीं हैं। अच्छा, ये प्रेम शुक्ला साहब, ये क्या किसी एक आदमी का अपनी उसकी खामख्याली, उसका इल्हाम हो सकता है, या आपको लगता है कि ये कुछ एक लोगों की नुमाइंदगी करने वाले और उन लोगों को मोनोलिथिक रूप से अपने साथ रखने की कोशिश में इस तरह की बातें करने वाले लोग होते हैं? क्योंकि आप प्रवंचक और प्रलापी कह रहे हैं, तो जरा ये भी समझाइए क्या माइंडसेट होता है ऐसे लोगों का? देखिए, ऐसा पिछले 3-4 दशकों से भारत में जो इस्लामी कट्टरता के समर्थन में प्रलाप करेगा उसको स्कॉलर मान लिया जाए कि ऐसी परंपरा खड़ी हो गई है। उस परंपरा का ही प्रताप है कि आप जो मुस्लिम समाज में 80% विद्वत समाज है, अच्छे लोग हैं, वो बिल्कुल शबे बारात के दिन कोई नहीं निकला बाहर, इसका मतलब है कि उसमें बहुत सेंस प्रिवेल करता है उस समाज में। उसके बावजूद एक ऐसा वर्ग है जो समझता है कि कट्टरता के नाम पर हमारी दुकान चल जाएगी। तो दुकान चलाने वालों ने लंबे समय तक एक माइंडसेट क्रिएट किया है, जिसका परिणाम ऐसे लोग हैं जो खाम ख्याली के अलावा कुछ बयान ही नहीं करते। इलियास शराफुद्दीन साहब, आपके पास मैं लौटूंगा। आपने सुना होगा प्रेम जी क्या कह रहे थे, और उस दौरान क्योंकि आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा था तो आप बहुत चिल्लाकर भी अभी एकदम से आवाज नहीं पहुंचा पाएंगे, आपके पास मैं आता हूं।
लेकिन मैं ये फिर उम्मीद करूंगा कि आप कायदे की और तरीके की बातें करें जो आम लोगों को समझ में आए। सर, आप ऐसा डिस्कनेक्ट पैदा करते हैं, अचानक से आप चांद सितारों पर इल्जाम लगा देंगे, उस पर इल्जाम लगा दो, उस पर भी आप ये कोशिश करेंगे कि बाकी लोग उससे मुतासिर होकर दिखाएं। गजेंद्र जी के पास मैं चलूंगा। गजेंद्र साहब, ये भी देखने को मिल रहा है कि एक खास तबका जो है वो बॉलीवुड में भी जिनका लोगों पर इन्फ्लुएंस है, जिनका कहने का असर होता है, वो सामने आकर इस समय लोगों को समझा रहा है, क्योंकि एकदम से सिंक इन होने वाली बात नहीं है कि ये किस तरह की बीमारी है, इसमें क्या अचानक से हमको जिंदगी में तब्दीलियां लानी है। वो आकर सामने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जरूरी है वहां डांट फटकार भी लगाई जा रही है। सलमान की बातों में हमने ये देखा, लेकिन बाकी लोगों ने चुप रहना गवारा किया। इसके पीछे क्या देखते हैं? जी देखिए दिनेश जी, ऐसा है कि आज दो खबरें आई। एक बहुत अच्छी खबर यह आई कि 40% जो है कोरोना के केसेस में ड्रॉप हुआ है, और दूसरी खबर जो आई आपके चैनल के माध्यम से देखी मैंने, कर्नाटका में एक शादी हो रही है। कल जो खबर आई थी मुरादाबाद में पत्थर फेंके जा रहे हैं, टोंक में हो रहा है, अलग अलग देश के हिस्सों में केसेस हो रहे हैं। मेरा मानना यह है कि कोई भी समाज जो है पूरी तरह से खराब नहीं होता, हर समाज में कुछ ना कोई शरारती तत्व होते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के विषय में अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अगर पुरानी पीढ़ी की बात करूं तो सुनील दत्त साहब जो है आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा आर्टिस्टों को ले जाकर बॉर्डर पे शो किया करते थे। इस देश में जब भी कोई आपदा आई है, बाढ़ आई है, सूखा आया है या कोई भूकंप का कोई समस्या हुई है, तो हमेशा फिल्म इंडस्ट्री ने रैलीज निकाली हैं, शोज किए हैं, पैसा इकट्ठा किया है और उसको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज भी हमारे बहुत सारे कलाकार फ्रंट पे आके, सलमान खान साहब ले लीजिए, अक्षय कुमार ले लीजिए, शाहरुख खान साहब ले लीजिए, अमिताभ बच्चन साहब ले लीजिए, और इसके अलावा जो छोटे कलाकार हैं जो मुझसे संपर्क में रहते हैं, क्योंकि मैं आर्टिस्ट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था, वो उन्होंने मुझसे फोन करके प्राइम मिनिस्टर फंड के रिलीफ का सारी डिटेल्स ली और उन्होंने उनमें जितना सामर्थ्य था 10,000, 5,000, 2,000 जितना भी उनमें सामर्थ्य था उन्होंने डोनेट किया है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस तरह से जुड़ के रहते हैं। आज सलमान खान साहब ने जो संदेश दिया है वो किसी एक समाज को नहीं दिया है, वो राष्ट्र हित के लिए राष्ट्र के लोगों को दिया है। मुझे लगता है कि सलमान खान साहब के बहुत फॉलोअर हैं इस देश में, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग में अगर इस बात को फॉलो करें दिनेश जी, तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आएगी। और बड़ी शर्म की बात होती है कि वो बुजुर्ग लोग डंडे खाते हुए दिखते हैं, और उनको डंडे खाते हुए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? हम अपनी निगाहों से फर्क का चश्मा हटाने के लिए तैयार नहीं होते और फिर पूरी दुनिया पर फर्क करने का हम इल्जाम लगाते हैं। गजेंद्र साहब, मैं आपके पास आता हूं। मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, ये फिल्म इंडस्ट्री भी इस मामले में, कोरोना जैसे सेंसिटिव मामले में भी क्या प्रो पार्टी एंटी पार्टी सोच रखती है, और कोरोना को भी प्रो पार्टी एंटी पार्टी तरीके से डील किया जा रहा है, या फिल्म इंडस्ट्री इस मामले में यूनानिमस है? जी बिल्कुल यूनानिमस है। हम इंडस्ट्री किसी कोई पार्टी के लिए नहीं है। सलमान खान ने भी जो बोला है वो किसी कम्युनिटी की तरफ उंगली नहीं उठाई है। उन्होंने बोला है कि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, ये देखिए, इट्स पॉइंटलेस टॉकिंग अबाउट ये वायरस आया कहां से, किसने शुरू करा, कहां से शुरू हुआ, नहीं। हमको इस बार मुद्दे की बात करनी चाहिए, कौन इसका खात्मा करेगा, कौन इसको खत्म करेगा। और WHO ने भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने जो ऑर्डर्स दिए हैं लॉकडाउन के, वो सख्त इनका पालन किया जाए। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जैसे स्मॉल पॉक्स का, पोलियो का, हिंदुस्तान ने ही इसका इरेडिकेशन करके पूरी दुनिया को एक तोहफा, एक भेंट दिया था। उसी प्रकार से हिंदुस्तान ही इस वायरस को कर्टेल करके दुनिया भर में एक कंट्रीब्यूशन देगा। और हिंदुस्तान के बहुत लोग हैं, मैं जानता हूं, ऐसे कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातें कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों का ही बल्कि बाहर के देशों का भी। तो बेसिकली किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कंट्री, किसी भी सेक्ट को अभी बात करने का वक्त नहीं है, किसी पे उंगली उठाने का वक्त नहीं है। अभी बात करने का है एकदम एकता रखने का। और जो फिल्म इंडस्ट्री है वो किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। और ये वक्त वाकई में ना ही कम्युनलाइज करने का है, ना ही पॉलिटिसाइज करने का है। ये वक्त है साथ में हाथ जोड़ने का
हाथ धोने के बाद और एक साथ इकट्ठा रखने का, ताकि हम सब, देखिए मैं फौज में रह चुका हूं, ठीक है, मैंने देश की हिफाजत करी है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में और मणिपुर नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन आज पूरे देश की तरह मैं एक अलग किस्म का जंग लड़ रहा हूं और वो जंग है कोरोना वायरस के खिलाफ। नहीं, इस लिहाज से हम आपका एहतराम भी करते हैं, आप मेजर रहे हैं आर्मी में, आपने देश की सेवा की है और इस लिहाज से हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आपको अगर नजर भी आ रहा होगा तो आप सदाशयता के लिहाज से यही कहेंगे कि यहां पर कोई फर्क नहीं है। लेकिन सर, ये दिखाई देता है कि इस मौके पर भी कुछ लोग जो बहुत मुखर होकर सामने आकर चीजों को लेकर कहते थे, बॉलीवुड में हैं, लेकिन इस समय वो या तो खामोश हैं या कह रहे हैं तो बड़े मुश्किल से उनके मुंह से आवाजें निकल रही हैं। वैसा नहीं जैसा अमूमन हम देखते हैं वो खुलकर सामने आते हैं। लेकिन इस बात को लेकर हम एक बार फिर से सलमान साहब के पास जाएं। सलमान साहब, ये लगता है कि आपको, कम से कम हम जब कर्नाटक जैसा मामला देखते हैं, वहां 75 से 100 लोग किसी शादी में इकट्ठे हो सकते हैं, ये बात कही गई और इसको लेकर एक परमिशन भी ऑब्टेन कर ली गई। बाद में ये भी फोटो भेज दी गई कि देखिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी उसका ख्याल रखा है। लेकिन ये मामला किसी परमिशन को सीक करने, ऑब्टेन कर लेने और शादी कर लेने वाला नहीं है। ये मामला ये है कि प्रधानमंत्री ने खुद होली खेलने से मना कर दिया था, कई लोगों ने खुद होकर अपने जो फंक्शंस हैं वो कैंसिल कर दिए, यहां तक कि अंतिम संस्कारों तक में कई जगह लोग नहीं जा पा रहे हैं। क्या यहां पर लोगों को खुद होकर इनिशिएटिव्स नहीं लेने चाहिए? क्या जरूरी है कि शादियां अभी हों तो इस तरीके से हों, बर्थडेज मनाए जाएं तो फिर उसमें लोगों को भी बुलाया जाए? सलमान निजामी, देखिए, जितने भी सेंसिबल लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, मैंने देखा सलमान खान हो, संजय दत्त हो, सब लोगों ने यही कहा, महेश भट्ट जी ने कहा, ये सब लोग एक होके सब ने ये कहा कि इसको धर्म का नाम ना दें। सलमान खान ने भी बोला कि कोरोना जो है धर्म को देखता नहीं है, संजय दत्त ने ये बोला, महेश भट्ट ने बोला। लेकिन वो गैर जिम्मेदार है, निहायत गैर जिम्मेदार है जो ये कहता है कि इसके पीछे मुसलमानों का या इस्लाम का हाथ है, इसके पीछे कुछ गैर जिम्मेदारों का हाथ है। सर, तो हम यहाँ क्योंकि वो बात नहीं कर रहे हैं लिहाजा उसका मेंशन करना ठीक नहीं है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमने तो अपीलें की, आप मेरे वीडियो देखिए, ट्वीट पे मैंने तो 10 वीडियो बनाए, अपील की कि मस्जिदों में मत जाइए, घरों में रहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री को भी अपनी जान की फिक्र है, एक आम नागरिक को भी अपनी जान की फिक्र है। ये जो है ये हमारे देश के लिए भी और दुनिया के भी भला है। तो सलमान निजामी साहब, क्या आप लोगों की अपीलें भी लोग नहीं सुनते क्या? तमाम धर्मगुरु इसको लेकर, आपके जो बड़े दूसरे स्कॉलर्स हैं वो भी आकर सामने ये कह चुके हैं, फिर भी लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कमजोरी जो है, कहीं ना कहीं कमजोरी, आप देखिए, अगर यहां दिल्ली पे आप तबलीगी जमात पे आप बात करेंगे तो उनको भी परमिशन किसने दिया? सरकार ही ने दिया। 2 कदम चल के वहां पर पुलिस थाना है, उन्होंने खुद कहा, तबलीगी जमात के जो हेड हैं, हमने पुलिस को कहा, ये तो गलत बात कह रहे हैं आप। परमिशन सरकार ने नहीं दी सर, अपनी बल्कि कई सारे नोटिसेस जाने शुरू हो गए थे। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं काजमी साहब। काजमी साहब, आपको कुछ कह रहे हैं, वो सुन लें, फिर आपसे बात आगे बढ़ाते हैं। कासमी साहब की बात सुन लीजिए। मौलाना वजाहत कासमी, कहिए अपनी बात। मैं सलमान भाई को एक रिक्वेस्ट ये करूं कि तबलीगी मरकज को किसी भी किस्म की कोई भी परमिशन राज्य या सेंट्रल सरकार की तरफ से नहीं थी। कई नोटिस जाने के बाद 25-26 में उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मेलिटी के लिए एक लेटर एसईपी को लिखा और उसको भी अच्छे से उन्होंने जाके बैठ के कोई रिक्वेस्ट अधिकारियों से नहीं की। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि तबलीगी जमात के डिफेंस के लिए रोज़े अव्वल से आज तक, यानी 15 तारीख पर आप जाइएगा जबकि केजरीवाल ने अपील की थी, और उसके बाद से 27 तारीख तक मौलाना मरकज में थे। एक भी दिन, क्या आप सलमान भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1800 विदेश के लोग थे उनको हमारी सरकार जो विजिट वीजा पे आए हैं और तबलीग के लिए परमिशन देगी? ऐसा नहीं है। परमिशन तबलीग को कभी मिली ही नहीं थी। 2 बातें मैं आपके लिए और अर्ज करना चाहता हूं। जैसा कि अभी बात आई थी, हम लोगों की तरबियत इस अंदाज की हो गई है गौतम भाई कि हम किसी चीज को डिफेंस करना चाहेंगे तो सीधे मौलाना से उठ करके योगी पे जाएंगे। वही, यानी ये पैनलिस्ट खुद से उसको धर्म की तरफ लेके जाएंगे और बाद में फिर वो आपके टीवी पर इल्जाम लगा देंगे कि योगी जी वहां गए थे, वहां गए थे। वाहिद अकेले मुख्यमंत्री योगी जी हैं कि इतने बड़े स्टेट में इतना कम, मतलब बहुत कुछ रिकवर किया है
और पूरे आप प्रदेश का निकाल लीजिए, 80% किसका कोरोना है, वहां पर किसने फैलाया है, और 20% कैसे हुआ है। कहा हुआ आप ये सुनाई देखिएगा कि देता नोएडा में है, किस लेकिन कदर किया तेजी से हुआ केसेस दिखाई आए थे, देता है, महसूस मेरठ में होता किस कदर तेजी है। से। और आपकी बात जब सुन रहे हैं इलियास शराफुद्दीन तो मुस्तकिल हंस रहे हैं जी, मैं और वो बहुत संजीदा होते तो संजीदा तरीके से सुन के, जब वो उनको मालूम है कि उन्होंने एक लतीफा सुनाया था। मैं आपके पास आऊं सर, आपकी परमिशन से मैं जरा इलियास शराफुद्दीन, क्योंकि वो भी 5 वक्त के नमाजी हैं, मैं उनसे ये समझना चाहता हूं कि बाकी लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। कर्नाटक में आज फिर क्यों लोग मस्जिदों में पहुंचे और फिर उनके साथ सख्ती करनी पड़ी। शराफुद्दीन साहब क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग कि उनके लिए, उनके आसपास वाले लोगों के लिए घातक हो सकता है जुटना। 27 जनवरी को सबसे पहले हमने ये वायरस की बर्बादी के बारे में बात की थी और इसे रोकने के लिए इंटरनेशनल लॉकडाउन की गुजारिश की थी, कुरान हदीस मॉडर्न साइंस की रोशनी में। मोदी जी भी नहीं सुने जब हमारी बात, और 1.5 महीने तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ हजारों नहीं लाखों लोगों को बाहर से बुला के पूरे देश में कोरोना फैला दिए। आश्रमों का भी आप इन्वेस्टिगेशन करिए, ये मेरे सवाल का जवाब है सर। कहां से भी निकलेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं एक अहम बात कि योगेंद्र यादव और शहबाज खान ने जो बात कही सही है। कम्युनिटीज की ऐनक से मत देखिए। कल मंदिर में 10,000 लोग जमा थे कलबुर्गी में रामनवमी के लिए, उन पर भी इन्वेस्टिगेशन करके एक पर्टिकुलर डिबेट रखिए, तब जाकर सर आपने मीडिया में खबर देखी, आपको पता चला क्या किसी ने भी एंडोर्स किया कहीं पर भी भीड़ जुटाने को? किसी भी एक मीडिया हाउस ने, किसी भी एक सेन आदमी ने, किसी ने नहीं, मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं दे रहे हैं ना आप इलियास साहब। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नमाज के लिए आप तमाम लोगों की लगातार इल्तिजा, लगातार निवेदनों के बावजूद लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? मसला ये है कि मोदी जी नहीं सुनते, योगी नहीं सुनते, अमित शाह नहीं सुनते, तो देश के भी चंद जाहिल नहीं सुन रही। जो नहीं सुन रहा अंदर डालिए। निजामुद्दीन देखिए मेरे कान में कई बार चीजें जब मैं बात कर रहा होता हूं नहीं आती, लेकिन मुझे पीसीआर ये बता रहा है कि आपने फिर से दलाल जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल किया है। सर आप ये कहा कि जो भी आरएसएस की दलाली, देखिए यही गलत बात है। इलियास शराफुद्दीन साहब ये बताइए, आपके अलावा इस पूरे पैनल में इस तरह के शब्दों का कोई इस्तेमाल कर रहा है क्या? आप क्यों अपने आप को नेगेटिवली स्टैंड आउट दिखाना चाहते हैं? सर ये दिस इज वेरी बैड सर, ये बहुत गलत है सर। और हम एक बार फिर से आपको बता दें कि इस तरह के किसी भी शब्द के लिए और इस तरह की किसी भी बात के लिए इस प्लेटफॉर्म में कोई जगह नहीं है। इलियास शराफुद्दीन साहब एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं लगातार ये उम्मीद कर रहा हूं कि शायद अब आप क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अगर आप तरीके से बात कहने पर आए तो आपके पास तरीका है, लेकिन इन दिनों आप किस चीज पर आमादा हैं, क्या सोचकर आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। प्रेम शुक्ला साहब के पास एक बार फिर से मैं जाऊंगा। प्रेम शुक्ला साहब, अब समझ में ये नहीं आता कि कर्नाटक में जैसे जो कुछ देखने को मिला, वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि ठीक वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, उन्होंने परमिशन मांगी होगी, उनको मिली होगी, लेकिन वहां की सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या 75 या 100 लोगों के बीच में गैदरिंग हो, अमुक तरीके के नियमों का पालन करके गैदरिंग हो, इसको लेकर कुछ लोग परमिशन ऑब्टेन कर लें और कुछ लोग रह जाएं सर, जो वहां तक जा सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, उनको परमिशन मिल जाए, बाकी रह जाएं। और इस तरीके से कोरोना की लड़ाई वर्ग भेद में फंस जाए तो गलत है ना सर? दिनेश जी, अगर किसी ने इसको परमिशन दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की परमिशन दी ही नहीं जानी चाहिए। सरकार ने परमिशन दी है सर। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटक के प्रशासन ने, हाँ, तो उसमें कार्रवाई की पात्र है वो, जिस अधिकारी ने परमिशन दिया है, जिसके कहने पे परमिशन दिया है, हर कोई कार्रवाई का नहीं। उन्होंने ये इस नियम का हवाला दिया कि 75 से 100 लोगों की गैदरिंग के बारे में तो सीएम साहब ने कहा हुआ है, और यहां पर यह भी कहा गया कि हम आपको फोटो भेजकर ये इंश्योर करेंगे कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, लिहाजा आप हमको परमिशन दे दीजिए, और दे दी गई। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जांच का विषय है ये। मैं चूंकि इन सारे तथ्यों को जानता नहीं कि और दूसरे एक बात ये भी नहीं समझ में आ रही है प्रेम शुक्ला साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए कि कभी भी जो इस तरह की चीजों में है वो दंड का पात्र है, क्योंकि इस हाँ। अब ये दूसरा ये आपकी साफगोई की मैं दाद देता हूं कि आपने कहा कि जिसने भी ये किया वो दंड का पात्र है, लेकिन दूसरी बात मैं ये समझना चाह रहा हूं कि वो लोग जिनको कभी किसी विद्वान ने अगर ये समझाया कि आपके दिल में भगवान रहता है, खुदा रहता है, खुद को इवॉल्व करने के बारे में, अपने अंदर झांकने के बारे में सोचो, लोगों ने उसे लताड़ा और आखिरकार तमाम तरह की जो दूसरी चीजें हैं उसमें वो लगे रहे, जिसको ये कहा जाता है कि ये जरिया हो सकता है, लेकिन ये किसी भी तरीके में साधन है लेकिन साध्य नहीं है, वो साधनों में अटके रहे।
आज भी कोरोना की लड़ाई इससे कमजोर हो सकती है अगर आप कहीं इकट्ठे होंगे। कभी किसी मंदिर का हवाला होता है, कभी किसी जगह किसी दूसरी जगह का हवाला होता है। क्यों लोग जुट रहे हैं? क्या हमारे यहाँ ये अशिक्षा है? हमारे यहाँ पर ये लोगों पर भरोसा नहीं? अभी ये जानते नहीं कि कोरोना क्या है और वो हल्के में ले रहे हैं। वजह क्या है? क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? देखिए, विशुद्ध जो है धर्मांधता और कट्टरता है। जो कोई इस तरह की चीजें कर रहा है, अगर कोई मंदिर में जमा हो रहा है तो दंड का पात्र है, कोई मस्जिद में जमा हो रहा है तो दंड का पात्र है, कोई चर्च में जमा हो रहा है तो दंड का पात्र है। संकट ये है कि आप जो है जमीयत के लोगों के अपराध को ये कहकर नहीं बचा सकते कि फलानी जगह मंदिर में लोग जमा थे, मंदिर में जमा थे वो भी दंड के पात्र हैं। और जो मरकज के लोग हैं जिन्होंने इस 35 से 40% इस देश में जो कोरोना का प्रसार हुआ, जिसमें 35 से 40% मरकज का जिम्मा है, उसको सलमान निजामी जैसे लोग कैसे? मैं शराफुद्दीन की बात छोड़ दे रहा हूं क्योंकि वो तो वैसे भी बेसिर पैर की बातें करते हैं, लेकिन सलमान निजामी को मैं समझता हूं। आपकी बात पर कासमी साहब को जोड़ रहे हैं, वो उसके लिए तर्क क्यों करने? क्या मौलाना कासमी जल्दी से प्लीज। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं जैसा कि प्रेम भाई ने कहा, यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि इससे मैं ये कहूं कि दिनेश भाई आपने ये किया है, इससे मेरा गुनाह कम नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, ये मंदिर की बात कर लें, योगी जी की बात कर लें, अमित आ रहा हूं लिया साहब, इनका गुनाह कम होने वाला नहीं। इनके गुनाह पर इनको सजा जल्दी मिलनी चाहिए और पूरी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं इन सब से ये कहूंगा, जितने भी मेरे भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं, कि वो अपने गुनाह को डिफेंस करने के लिए दूसरे की तरफ उंगली ना उठाएं। ये कहें कि हाँ ये गलती हमसे हुई है और सामने वाले ने ये गलती की है तो वो टीवी वाला दिखा रहा है, आप ही का चैनल दिखा रहा है, उस पर किसी किस्म का इल्जाम ना लगाएं, अपनी गलती को माने। मैं ये कहना चाह रहा हूं। प्रेम शुक्ला की आखिरी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। किसी भी वर्ग का आदमी हो, लॉ तोड़े, एक्शन लीजिए। 80% कासमी झूठा इल्जाम लगाए, प्रेम शुक्ला 35% बोले, 17% तबलीगी जिम्मेदार है, 83% दूसरे हैं। सब पर एक्शन लीजिए। मैं बिल्कुल ताईद में हूं। कोई भी वर्ग का आदमी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में लॉ तोड़ा, आप एक्शन लीजिए। शुक्रिया शराफुद्दीन साहब, शुक्रिया, तो बात सुन मेरी इल्तिजा मानने के लिए शुक्रिया और वापस अपनी पटरी पर लौटने के लिए धन्यवाद। मैं भी एहतराम करता हूं, आपने ढंग की बात कही। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, क्या हम ये माने कि वो कोई भी हो जो लॉ ब्रेक करेगा, वो इन्फ्लुएंशियल हो, वो इकोनॉमिकली बहुत संपन्न हो, वो कोई भी हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो उसको बुक किया जाएगा सख्त धाराओं में? निश्चित बुक किया ही जाना चाहिए, बुक किया ही जा रहा है। महाराष्ट्र में वाधवान परिवार के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्वारंटाइन कर दिया गया उनको। कोई भी इस तरह की कार्रवाई करेगा, एक पार्षद जो है वो जन्मदिन मना रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, गिरफ्तार हो गए। किसी के खिलाफ भी कोई भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्तता किसी की पाई जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, हो रही है। अगर कहीं कोताही हो तो चैनलों को, हम सबको मिलकर उसके खिलाफ अभियान करना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी बात कही थी अभी कासमी साहब ने। और सलमान साहब, मुझे लगता है कि इससे आप भी मुत्तफिक होंगे कि अगर मेरी डर्टी लॉन्ड्री है तो बजाय ये कहने के कि देखिए आपके कितने दाग लगे हुए हैं, मैं अपनी लॉन्ड्री पहले धो लूं और उससे कल्याण हो जाएगा। हम जो ये करते हैं ना कि मेरे में दाग छोड़ दीजिए, तो आपके कितने में ये गिनाता हूं, ये क्या हम लोग इससे बाज आएंगे? कोरोना वरना हमारा काम कर देगा। देखिए, इसमें जिम्मेदारी हम सबकी है, चाहे मीडिया हो, राजनेता हो। इस वक्त कोई राजनीति करने का समय नहीं है। हमारी जिम्मेदारी हिंदू मुस्लिम पे आरोप लगाने के बजाय अगर हम लोगों को समझाने में ध्यान लें तो मुझे लगता है कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे। प्रशासन का आप देखिए मजबूरी क्या है। एक डिस्ट्रिक्ट में जो है, या आप डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए, एक लेन में जो है एक आदमी खड़ा रहता है जहां 4 आदमी की निगरानी होनी चाहिए। हमारी मैन पावर शॉर्टेज है, हमारी पुलिस वैन्स की शॉर्टेज है। हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए, अगर हम लोग गैर जिम्मेदारी पे उतारू रहेंगे ना, हमारे पास तो हर किसी को आप वर्दी पहना देंगे तो भी यही हाल रहेगा। और अगर हमें खुद में थोड़ी सी तमीज आ गई तो हमारा भला हो जाएगा। सलमान साहब, चाहिए हिंदू और मुसलमान के, हमें ये डिबेट करना चाहिए कि किस तरीके से मास्क जो है अस्पताल में अवेलेबल हों, किस तरीके से जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उन तक कैसे खाना पहुंचाया जाए। क्या आपको लगता है सर ये बात नहीं उठाई जा रही है? क्या ये बात नहीं उठाई जा रही है सर? लेकिन मन के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट है
वो मन से ही तो सारी चीजें पनपती है ना सर। सबसे पहले तो वहां काम किए जाने की जरूरत है ना। सुपरफिशियल मन में सुपरफिशियल सबका मन हाँ, बाहर चीजें कर देने से काम थोड़ी चलेगा। मैं गजेंद्र चौहान साहब के पास जाऊंगा। गजेंद्र चौहान साहब, हम देखते हैं फिल्मों का जब प्रमोशन होता है, स्टूडियो घूमकर तमाम स्टार्स जाते हैं, तमाम जगहों पर जाकर अपनी बातें कहते हैं, रेडियो स्टेशंस में कोई नहीं छूटता। क्या इस तरह की शिद्दत दिखाई दे रही है कोरोना को लेकर मैसेज देने के सिलसिले में? क्योंकि ये स्टार्स वो स्टार्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। क्या उस शिद्दत से बातें कही जा रही? देखिए, ऐसा है कि यहाँ भी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं जो देश के विषय में सोच रहे हैं और डेफिनेटली फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं और विनती कर रहे हैं। दिनेश भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज जो है ये बहुत संवेदनशील घड़ी है कोरोना को लेकर। 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड खत्म हुआ और नेक्स्ट शुरू हो गया है। इस समय मुझे लगता है कि विनती का समय नहीं है, अपील का समय नहीं है, निवेदन करने का समय नहीं है। इस समय जो शुरू हुआ है, कोई भी समाज का, किसी भी समाज का, भारत का नागरिक अगर लॉकडाउन को तोड़ता है तो कानून के शिकंजे को टाइट करने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। पटियाला का इंसिडेंट आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां एक एएसआई का हाथ तोड़ दिया। मैं तमाम सिख समुदाय को सलाम करता हूं कि एक भी व्यक्ति ने आके उन लोगों का समर्थन नहीं किया जिन्होंने लॉकडाउन तोड़ा। ऐसा अगर हम हर समाज के जिम्मेदार बड़े लोग अगर ये फैसला कर लें कि हम अपने समाज को ये संदेशा देंगे और ये बात करेंगे, वरना आप कानून के शिकंजे में आएंगे और आपको सारी जिंदगी जो है वो कानून की सजा झेलनी पड़ेगी। इसके लिए आप तैयार रहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि आप फौज में भी रह चुके हैं, आपने सिविलियन लाइफ और आर्मी की लाइफ दोनों ही देखी है, ये जो बात गजेंद्र जी ने कही, क्या अगर हम अपनी एक आइडेंटिटी सुनिश्चित कर लें कि हम हिंदुस्तानी हैं बस और उसके अलावा कुछ नहीं सोचना हमको, तो आपको लगता है कोरोना क्या कुछ भी आ जाए सामने निपट लेंगे? लेकिन जब तक ये नहीं होगा, कमजोर से कमजोर कीड़ा आके हमको मारता रहेगा, मारता रहा है। देखिए, क्योंकि मैं फौज में रहा हूं, मैं इस बीमारी को कोरिलेट करता हूं एक ऐसे दुश्मन से। फर्ज करिए अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 होता, ऊपर से दुश्मन के जहाज से गोले बरसारे होते यहां पे, तो क्या फिर भी हम लोग बाहर निकलते? नहीं निकलते ना। अभी उससे ज्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि दुश्मन को तो हम देख नहीं पा रहे हैं, हमें मालूम नहीं, दुश्मन तो इनविजिबल है। और बिल्कुल उसको वही मान के चले कि हर चीज को आप शक की नजर से देखिए। लोग ये तक नहीं बता पा रहे कि दुकानदार जब हम जाते हैं, जब हम ब्रेड खरीदते हैं, जो चिल्लर वापस आता है हमारे जेब में हम रखते हैं, उससे भी इंफेक्शन हो सकता है, जूतों चप्पलों से हो सकता है। अरे मैंने ऐसे लोगों से बात करी है जो क्वारंटाइन है, जो कोविड-19 से रिकवर हो गए हैं, ऐसे लोगों को मैं काउंसिल कर रहा हूं, ठीक है, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने बहुत लोगों को काउंसिल किया ऐसे। अब लोगों ने ये बोला, सर हमने तो पूरा एहतियात रखा, हम घर के अंदर रहे, लेकिन फिर भी हमको ये बीमारी हो गई। कैसे? जी हां, आपने छोटी सी बातें, जो बाहर से सामान आ रहा है, हम उसको सैनिटाइज नहीं कर रहे। लोगों को इस पे एजुकेट करें, बजाय के यहां पे कोई लोग इस पे धर्मपाठ, जो भी कोई मोदी, कोई योगी, तो कोई अमित शाह जी को दोष दे रहा है, तो कोई जमाती को दोष दे रहा है। मत करें ऐसा, कुछ नहीं रखा है इसमें। नहीं, आपने कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश की है कि बीटिंग अराउंड द बुश हमको अब बंद करना चाहिए, कोर इशू कहां है, उसको कैसे एड्रेस करना है ये। और गजेंद्र जी आपके इस बात पर ताली बजा रहे हैं, तो आपको बहुत साधुवाद। इलियास शराफुद्दीन साहब के पास इस बात को लेकर एक बार फिर से चलूंगा। शराफुद्दीन साहब, आपका काफी इन्फ्लुएंस है लोगों पर और कई लोग आपको पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि आप स्टैंड लेते हैं। मैं ये चाहूंगा एक मुद्दे पर आप स्टैंड लेते हुए बात कहें और लोगों को ये समझाएं कि इस दौरान नमाज करने के लिए मस्जिद जाना आवश्यक नहीं है, आप घर पर भी खुदा की इबादत कर सकते हैं। अपना अगर बचे रहेंगे तो आने वाले दिनों में आप मस्जिद जा सकते हैं। ये एक बार प्लीज इल्तिजा कर दीजिए, आपको सुनने वाले शायद लोग उन पर असर हो। कुरान हदीस की रोशनी में अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के से हमें यह मिलता है कि जान की हिफाजत लाजिम है। कोई भी घर के बाहर निकलकर खुद को कोरोना लगा रहा है तो सुसाइड, खुदकशी का गुनाह है, दूसरों को फैला रहा है, कत्ल का गुनाह है। सऊदी के स्कॉलर्स ने फतवा दिया, जनवरी की 2nd वीक में मक्का मदीना लॉकडाउन हो गया। अब उससे ज्यादा अहम चीज नहीं है जमीन पर, कायनात में। कोई भी घर के बाहर निकला, डंडा खाइए,
जूते खाइए, जलील होइए, लेकिन घर के बाहर जाकर कोरोना मत फैलाइए। घर के अंदर नमाज पढ़िए। जो भी निकला मेरे को नजर आएगा, मेरी चौखट पे ठहरे हुआ मैं अगर रहूंगा, मैं जूते मारूंगा। साफ तौर पर मैंने कहा है, फिर कहूंगा, घर के अंदर रहिए, मेहरबानी करके नमाजें, रमजान, रोजे, तरावी सब घर के अंदर करिए। अल्लाह कबूल करने वाला है इंशाअल्लाह। नबी का यही हुक्म, अल्लाह का यही हुक्म। शुक्रिया शराफुद्दीन साहब। और ये बड़ी दुर्लभ तस्वीर है कि आप कुछ कह रहे हैं और सहमति में सबके जितने लोग बैठे हुए हैं उनके सहमति में सिर हिल रहे हैं। कासमी साहब, मैं देख रहा था आपको। जी, इस बात से मैं शरफुद्दीन भाई की इत्तिफाक रखूंगा कि बहुत अच्छा उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। और जब देश के लोग जान रहे हैं कि प्रशासन पर एक बहुत बड़ा बोझ होने जा रहा है और डॉक्टर्स की हमारे पास वसाइल की और बहुत सारी चीज़ों की कमी है, तो एक जिम्मेदार और राष्ट्रीयवादी और एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम सब पूरे देशवासियों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आप से खुद से इतनी एहतियात और इतनी अपने आप को इतना सीख के और दूसरों को सिखा के रखें कि हमें इसकी ज़रूरत ही ना पड़े कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े और हमें ये बीमारी लगे या हम दूसरों को लगाएं। एहतियात की ज़रूरत है, कानून के पालन करने की ज़रूरत है। और प्रेम शुक्ला साहब के पास में जाऊंगा, वक्त की कमी है। प्रेम शुक्ला साहब, ये वो कुछ दुर्लभ मौके हैं जब मैं देखता हूं कि शराफुद्दीन साहब कुछ कह रहे हैं और आपके चेहरे पर भाव ऐसे हैं कि हाँ, ये ठीक कहा जा रहा है। देखिए, उन्होंने 90% बातें ठीक कही। एक उनकी आखिरी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि मैं कानून हाथ में लेने का पक्षधर नहीं हूं। जो उनके दरवाजे पे दिखेगा उसको भी जूता मारेंगे। वो जूता मत मारिए, उसके खिलाफ, उसके लिए जो है प्रशासनिक व्यवस्था है। हाँ, निश्चित तौर पर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग भाषा का व्यक्ति हो, उसको ऐसे अवसर पर स्वयं की रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, इसके लिए क्या कुछ लोगों को प्रेम साहब ये अभी भी लग रहा है कि वो अपने रसूख में अपनी जिंदगी को वैसा ही रख पाएंगे जैसा हमेशा से चलता है, इसीलिए शायद वो किसी एक अधिकारी से परमिशन लेके पिकनिक के लिए जाते हैं, इसीलिए वो शायद चाह रहे हैं कि उनका बर्थडे उसी तरह मनाया जाए जैसा मनाया जाता रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी ठसक उनके दिखावे से उनके समाज में कायम रहे। कि आज भी ये सोच चल रही है, लोग अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है? प्रेम साहब, आता हूं मोहम्मद साहब, आता हूं। सूख में से रात चला जाएगा और उनकी जिंदगी सूख जाएगी। जो ऐसी हरकत करेगा, रसूख का रस गायब हो जाएगा और जिंदगी सूख जाएगी। तो कृपा करके अपनी रसूख जो है अपने घर में ही रखे। वो सलमान निजामी साहब, कोई मैसेज आपके फॉलोअर्स के लिए? ये समय यूनाइटेड रहने का है, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि हम अपीलें तो करते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। एक तरफ से हम नफरत फैलाते हैं, दूसरी तरफ से हम अपीलें करते हैं। आप जिनसे अपील करते हो आपकी बात ना माने, उनका बॉयकॉट शुरू कर दीजिए, उनको समझ में आ जाएगा। अली भाई की बहुत खूबसूरत बात मुझे लगी कि मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो डिबेट जो है, जैसे पूरी दुनिया में मीडिया जो है डिबेट दिखा रहा है कि किस तरीके से मुझको उम्मीद है कि आपको डिबेट यहाँ पसंद आई होगी और आपको ये एतबार हुआ होगा कि कम से कम यहाँ खांचे में बांटने का काम नहीं किया जाता। मोहम्मद अली शाह साहब जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग आज की तारीख में पास ले रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं बात कर रहा मैं, उसके लिए वेरी फ्रिवलेस, दे नीड टू बी किक्ड। ओके, देखिए, इटली की जो पुलिस है वो गिटार लेके काम कर रही है, म्यूजिक लेके काम कर रही है। ये हिंदुस्तान में एक तरह की मेंटेलिटी है सर, इसको भी कर्ब करना पड़ेगा, जहां पर ये समझा जाता है कि उनके पास किसी तरह का पास होना उनके लिए समाज में रुतबे को बढ़ाने का एक तरीका है। उनको समझना पड़ेगा कि पास लेकर वो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना को पास ले आए और उनका फिर कहीं और कभी पास मिल जाए उनको। बहुत धन्यवाद आप सबका, पैनलिस्ट का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत फ्रूटफुल, बहुत कंस्ट्रक्टिव, लोगों पर असर डालने वाली, और कोरोना के काल में कैसे हमको खुद को बचाना है और इस देश का नागरिक होने की पहचान को सबसे ऊपर रखें अगर हम, तो सब काम आसान हो जाना है। आप सब लोगों ने समझाया, बहुत धन्यवाद। पड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।